Welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So all my dear students, today I will discuss the Physics Class 9 ICSE Board. The name of chapter is Laws of Motion. This is chapter number 3. So today we discuss about the type of contact force. The name of contact force is tension force as applied through the strings. तो आज हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स के एक टाइप को पढ़ेंगे जिसका नाम है टेंशन फोर्स एज अप्लाइड टू द स्ट्रिंग। तो बेटा आप लोगों ने देखा होगा जब कोई बॉडी सस्पेंडेड होती है, मतलब किसी स्ट्रिंग से जुड़ी हुई होती है, अटैच होती है, तो वो उसको रिजिड सपोर्ट देता है ना। मान लिया यहाँ पर जो है इसका डब्ल्यू उसको पुल कर रहा है वर्टिकली, मतलब नीचे की तरफ उसको डाउनवर्ड की तरफ पुल कर रहा है, अपवर्ड फोर्स भी उसका उतना ही इक्वल लगेगा। तो ये फोर्स जो होता है स्ट्रिंग का उसको बोलते हैं टेंशन फोर्स, जहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों ही इक्वल फोर्स हमारा काम कर रहा है। टू फोर्सेस यहाँ पर इक्वल जो है वेट में लगते हैं, लेकिन इनका डायरेक्शन जो होता है वो अपोजिट होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है। जैसे यहाँ पर टेंशन है, ठीक है, टेंशन इज इक्वल टू डब्ल्यू, यानी टेंशन डेवलप इन द स्ट्रिंग। टेंशन इज किस में डेवलप हुआ? स्ट्रिंग में। और वेट ऑफ बॉडी जो है वो स्ट्रिंग को ऊपर की तरफ खींच रहा है, या नीचे की तरफ जा रहा है और ये इसको ऊपर की तरफ भेज रहा है। सो ये दोनों फोर्स जो हैं ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जो लग रहे हैं वो अप्लाई करते हैं एक टेंशन फोर्स। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा इफ़ वी कट द स्ट्रिंग स्लाइटली, अगर हम लोग उस स्ट्रिंग को उस जो है काट दे रस्सी को, तो क्या होगा कि वी सी डैट, हम देखेंगे कि स्ट्रिंग मूव करती है स्लाइटली अपवर्ड, ऊपर की तरफ, एंड जर्क ड्यू टू टेंशन इन स्ट्रिंग एक्शन अपवर्ड। एंड जो जर्क लगेगा यानी जो वहाँ पर फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा, और डाउनवर्ड भी उसी डायरेक्शन में लगेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे टेंशन फोर्स। फिर है हमारा फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग। आप लोगों ने बहुत बार स्प्रिंग का इस्तेमाल किया होगा, है ना। क्या करते हैं? कंसीडर्ड स्प्रिंग, एक स्प्रिंग को ले लो और उसके वन एंड को कीप फिक्स कर दो। अगर आप उसको स्ट्रेच करते हो, या तो उसको स्ट्रेच करते हो या कंप्रेस करते हो, आप तो क्या देखते हो कि जो हमने क्या किया, हमने पहले उसको खींचा, उसको अपनी तरफ खींचा, स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन ये थी स्प्रिंग की। उसके बाद जब हम क्या करेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स स्ट्रेचिंग स्प्रेस, जब हम इसको पुल करेंगे तो जो रीस्टोरिंग प्रेस होगा, ठीक है, वो उसको पीछे की तरफ फिर से ढकेल देगा। समझ रहे हो बात को कि स्प्रिंग को ऐसे खींचा हमने, तो हमने फोर्स लगाया, अब हम इसको छोड़ दिए तो फिर से वो क्या होगी, पीछे की तरफ पुश हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है, यानी कि एक फोर्स ऐसा जो यहाँ पर स्टोर हो गया है। जैसे आप लोगों ने पोटेंशियल फोर्स पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसे ही है रीस्टोरिंग फोर्स। सिमिलरली हॉरिजेंटल विद, अगर यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट ले लिए, मतलब यहाँ पर दो ऐसे ब्लॉक ले लिए जहाँ पर हमने स्ट्रिंग को जोड़ दिया, तो यहाँ पर हमने इसको क्या किया, इसको इधर फोर्स लगाया, इसकी तरफ खींचा तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ लगेगा, है ना। अगर हमने ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ खींचा तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ लगेगा। यहाँ पर दोनों साइड में रीस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग। और शेप, यहाँ पर शेप भी हमारा चेंज हो रहा है, फोर्स एन ऑब्जेक्ट अटैच एट एंड बट इफ स्प्रिंग इज कंप्रेस, लेकिन अगर हम इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दें तो इट पुश अवे ईच ऑब्जेक्ट विद अ रिस्टोरिंग फोर्स एट इट, वाइल इफ़ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच, जबकि हम स्प्रिंग को अगर स्ट्रेच करें तो ये पुल कर देगी ऑब्जेक्ट को विद रिस्टोरिंग फोर्स एंड एंड ऑफ द स्प्रिंग टेंडेंसी टू कम बैक ओरिजिनल फॉर्म शेप, और ये अपनी शेप में दोबारा वापस आ जाएगी, जैसे इसकी नॉर्मल कंडीशन थी फिर से ये अपनी कंडीशन में वापस आ जाएगी, है ना। अगर इसको कंप्रेस करेंगे तो उसका साइज़ छोटा हो जाएगा, और इसको खींचेंगे तो क्या होगा, इसका साइज़ बढ़ जाएगा। अब है भाई फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कॉलिजन। कॉलिजन मतलब होता है टकराना। कॉलिजन मतलब क्या होता है? टकराव। जब दो बॉडी आपस में क्या करेंगी, टकराएंगी, तो इस टाइम में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या? कॉलिजन फोर्स। मान लो सपोज कर लो दो बॉडी हैं ए और बी। अब बी की यहाँ पे क्या छोटा है और ए बड़ा है, तो इसका ए का बड़ा है, यानी इसका मतलब मास इसका ज़्यादा है, ए का मास ज़्यादा है और बी का मास क्या है भाई, कम है ना। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए वाला जो है, जो जिसका मास ज़्यादा है, वो बी वाले को खींच लेगा। अगर हम एक चूहे और एक हाथी की बात करें तो मास किसका ज़्यादा होगा भाई? जाहिर सी बात है हाथी का मास ज़्यादा होगा। हाथी के आगे चूहा तो टिकेगा ही नहीं, तो अगर उन दोनों में टकराव होगा तो भाई चूहा का तो क्या होगा, चूहा तो गया काम से, है ना। तो वही बात है कि अगर दो बॉडी आपस में टकराती हैं तो उससे जो फोर्स लगता है, दो बॉडी के टकराने से जो आपस में टकरा रही हैं उसमें जो फोर्स उत्पन्न होगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉलिजन फोर्स। व्हेन टू बॉडीज कोलाइड दे पुश ईच अदर, अगर दो बॉडी आपस में टकराती हैं तो वो एक दूसरे को पुश करती हैं। एज रिजल्ट क्या होता है उसका, इक्वल डायरेक्शन में, यानी कि इक्वल जो है फोर्स अप्लाई होता है अपोजिट डायरेक्शन में। बॉडी विल मोशन कोलाइड, जिसमें से एक बॉडी मोशन में, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फोर्स ऑन ड्यू टू बी, यहाँ पर एफ ए बी फोर्स लग रहा है, दोनों आपस में टकरा रहे हैं, और यहाँ पर बी पर कौन सा लग रहा है, ए वाला फोर्स लग रहा है।
एक्सर्टेड ड्यूरिंग कॉलिजन, कॉलिजन के बाद दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ जाएंगी। जब इनका टकराव होगा तो ये क्या होंगी, अलग अलग हो जाएंगी। बॉडीज मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, कॉलिजन से समझ जाना कि टकराव, जहाँ पर ऐसा कोई भी कॉन्टैक्ट जहाँ पर क्या होगा, दो बॉडी आपस में टकराएंगी तो उससे जो फोर्स लगेगा उसे बोलेंगे कॉलिजन फोर्स, सिंपल। ठीक है, अब चलो देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। भाई कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जिसको छू रहे हैं हम लोग, छू रहे हैं, जो छुए हैं कॉन्टैक्ट में, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब बिना छुए। ठीक है, सो ऐसा फोर्स जो एक्सपीरियंस किया जाए किसी बॉडी के द्वारा विदाउट बीइंग फिजिकली टच, बिना किसी फिजिकल टच के, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और फोर्सेस एट अ डिस्टेंस। सो यहाँ पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे आप लोग जल्दी से सोचो तो देखो, 3 टाइप के फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आते हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा है मैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है भाई, हमारे यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स हैं, हमारी जो यूनिवर्स है, हमारी जो अर्थ है, वो सारी अर्थ जो है हमारी, वो क्या करेगी, वो उन पार्टिकल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। तभी तो हम लोग ज़मीन में खड़े हैं, तभी तो ये बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है, क्योंकि जो भी पार्टिकल्स हैं उनको अर्थ हमारी अट्रैक्ट करती है। क्योंकि भाई अट्रैक्ट कौन करेगा, जिसका मास ज़्यादा होगा। तो जो है अर्थ का मास तो इतना ज़्यादा है कि हम जो है काउंट भी नहीं कर सकते, है ना। इन द यूनिवर्स में ईच पार्टिकल अट्रैक्ट अदर पार्टिकल ड्यू टू इट्स मास। हर पार्टिकल्स यूनिवर्स में एक दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है अपने मास के द्वारा। तो जिसका मास बड़ा होगा, अगर हम फिर से वही एग्जांपल ले चूहे और हाथी वाला, तो हाथी का मास ज़्यादा है, हाथी बड़ा है, तो हाथी चूहे को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो दिस फोर्स इज अट्रैक्शन बिटवीन देम कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये जो दो पार्टिकल्स के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। द अर्थ ऑल्सो बिकॉज इट्स मास अट्रैक्ट अदर मासेस। हमारी अर्थ जो है वो सारे मासेस को क्या करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इट द फोर्स ऑफ बॉडी अर्थ अट्रैक्शन इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ वेट ऑफ बॉडी। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो फोर्स जो है हमारी अर्थ लगाती है, अट्रैक्ट करती है जिस ग्रेविटी से, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट इज़ डाउनवर्ड, वो नीचे खींचती है हर बॉडी को, है ना। अगर कोई बॉडी फ्रीली मूव कर रही है तो कुछ समय के बाद ऐसी कंडीशन आएगी जब वो सीधे हमारे अर्थ पर आएगी। हम किसी भी चीज़ को हाइट से फेंकें तो वो नीचे आकर ही गिरता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, बिना टच हुए हो रहा है ना, बिना टच किए हम लोग किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ फेंक रहे हैं तो ये नीचे आ रही, इसको हम लोग यहाँ इसे गिरा नहीं रहे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसको टच नहीं करें, फिजिकल टच के बिना ही ये अपने आप नीचे गिर रही है। ठीक है, अर्थ अब इसको पकड़ नहीं रही है। सो अब एग्जाम्पल है, ए बॉल प्लेस्ड ऑन टेबल स्टार्ट रोलिंग डाउन व्हेन अ टेबल टाइल्ड। एक बॉल जो है टेबल पे रखी हुई है, अगर उसको हम लोग थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करते हैं टेबल को, तो वो बॉल रोलिंग करना स्टार्ट कर देती है। इफ़ बॉडी इज़ थ्रोन अप इन एयर, अगर हम किसी बॉडी को हवा में फेंकते हैं तो वो एक हाइट पे पहुंचने के बाद वापस आ जाती है ग्राउंड में। एक कॉइन फॉल डाउन देन रिलीज एट हाइट, अगर एक कॉइन को हम लोग बहुत हाइट से फेंके तो भी वो नीचे आकर गिरता है ना। सो एक सब एग्जाम्पल हैं किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है भाई, टू लाइक चार्जेस रिपेल। आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस जैसे पॉजिटिव हो गया, जैसे लाइक चार्जेस मतलब पढ़ा है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर अनलाइक चार्जेस बोलें तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है बेटा, आप लोगों ने देखा होगा जब कभी आप लोग कंघा कर रहे हो, बाल में आपने तेल नहीं लगाया हुआ है, तो जब कॉम्ब करते हो आप लोग, तो क्या होता है कि कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं हेयर के, वो चार्ज होकर के चिपक जाते हैं किसमें, कॉम्ब में। तो ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये किस वजह से होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है। जब दो अनलाइक चार्ज आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। आपको पता है कि दो अनलाइक चार्ज आपस में अट्रैक्ट होते हैं, तो जो ये करीब आते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ठीक है, टू लाइक चार्जेस रिपेल, जो लाइक चार्जेस होंगे लाइक पॉजिटिव नेगेटिव, वो जिसको क्या करेंगे, हटाएंगे अपने पास से, रिपेल करेंगे। जबकि दो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। जो फोर्स होता है चार्जेस के बीच, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस फोर्स एक्ट बिटवीन द चार्ज ऑब्जेक्ट इवन व्हेन दे आर सेपरेटेड। ठीक है, जब ये कुछ समय के लिए ये काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके बाद फिर ये अपने अपने सेपरेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल है इसका, मैंने कॉम वाला जो आपको बताया, उसके बाद एक और है एग्जाम्पल इसका कि अगर इफ़ द कॉम इज़ ब्राउट नियर द स्मॉल बाइट्स ऑफ पेपर, अगर हम उस कॉम को स्मॉल बाइट्स ऑफ पेपर के पास लाएँ, ठीक है, अगर हम हेयर पे रगड़ने के बाद, तो अपोजिट चार्जेस जो होंगे वो बाइट्स पेपर को क्या करेंगे, थोड़ा सा हिला देंगे, डाउनवर्ड फॉर्म कर देंगे। तो ये जो मोशन होगा पेपर बाइट्स के अंदर, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू होगा, जो अट्रैक्शन एक्सिस्टेड बिटवीन द अनलाइक चार्जेस ऑन द कॉम पेपर बाइट्स। ठीक है, अब देखो बेटा मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, बाइट्स या बिट्स। ठीक है,
अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, दो, यहाँ पर भी हमारा वही फिनोमिना काम करता है कि दो लाइक चार्जेस, दो लाइक पोल्स रिपेल करते हैं एक दूसरे को, जबकि दो अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक पोल्स के बीच, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। आप लोग इस फोर्स से पहले भी फेमिलियर हो, क्लास 8, क्लास 7, क्लास 6 में ऑल्सो आप लोगों ने पढ़ा है मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। तो ये फोर्स जो होता है भाई, व्हेन मैग्नेटिक पोल्स आर एट सेपरेशन, उसके बाद ये फोर्स जो होता है कब काम करता है, तब काम करता है जब हम किसी मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के पास लाएंगे। ये व्हेन अ पोल ऑफ मैग्नेट इज ब्राउट नियर अ स्मॉल आयरन नेल, अगर हम लोग जो है किसी पोल मैग्नेट के किसी एक पोल को, आप लोग को पता है कि पोल पे ज़्यादा मैग्नेट का ताकत होता है ना, ज़्यादा ताकत कहाँ पर होता है, मैग्नेट का पोल पे होता है। तो अगर हम उसको पास में लाएंगे किसी नेल के यानी कि कील के, तो अपोजिटली पोलैरिटी की वजह से वो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। द मोशन ऑफ नेल ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्शन एक्सर्टेड बिटवीन अनलाइक पोल्स मैग्नेटिक एंड द नेल। ओके, अब ज़रा देख लेते हैं कि जनरल कैरेक्टर क्या है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमेशा अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्टिव होता है नेचर में, जबकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फोर्स कैन बी नाइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, यानी कि मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमेशा क्या कर रहा है, हमेशा अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जो है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, या तो रिपेल कर रहा है या तो वो अट्रैक्ट कर रहा है। रिपेल कब करेगा, जब दो लाइक चार्जेस होंगे, और अट्रैक्ट कब करेगा, जब दो अनलाइक चार्जेस होंगे। ओके, फिर है जो मैग्नीट्यूड होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन टू बॉडीज़ पे डिपेंड करता है उसके डिस्टेंस पे, उसके सेपरेशन पे। ये डिक्रीज़ कर देता है या इंक्रीज़ कर देता है सेपरेशन को, ठीक है, उनके नंबर से। मैग्नीट्यूड मतलब जानते हो कि कोई भी चीज़ कितनी अमाउंट में है। जैसे अगर मैं बोलूँ 20 किलोग्राम, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड परिमाण होता है, ठीक है। तो 20 इसका नंबर है और किलोग्राम जो इसका क्या है, यूनिट है, ठीक है। 20 kg क्या है, मैग्नीट्यूड। कोई भी चीज़ कितना है, कितने अमाउंट में है, उसको हम बोलेंगे उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड वेरी करता है इन्वर्सली स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, दैट इज डबलिंग ऑफ द सेपरेशन, फोर्स बिकम 1/4, ठीक है। तो चलो ये जनरल से कैरेक्टर हो गए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जिसका नाम है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया। सो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन क्या था, एंड इनर्शिया के बारे में उन्होंने क्या बताया, हम लोग ये इसको डिस्कस करेंगे। देखो, आप लोग बेटा ये पढ़ चुके हो मोशन क्या होता है। अगर टू साइकिल अ मूव द साइकिलिस्ट हैज़ टू बी अप्लाई फोर्स ऑन अ पेडल। अगर कोई साइकिल चला रहा है, ठीक है, तो उसको पेडल पे क्या होता है, पेडल पे फोर्स लगाना पड़ता है। पेडल पे तो ही क्या होगी, साइकिल आगे बढ़ेगी। जैसे कि कार जो है, कार में पेट्रोल इंजन जो है, फोर्स ज़रूरत पड़ती है मूव करने के लिए कार में, ठीक है, कार को मूव करने के लिए। टू मूव अ हॉर्स कार्ट, अगर हम हॉर्स कार्ट की बात करें तो हॉर्स पर भी एक फोर्स अप्लाइड होता है जो उसकी मसल्स को स्ट्रेच करता है, उसकी वजह से वो आगे चलता है। टू मूव द बोट अहेड फोर्स इज अप्लाइड ओड एंड वाटर इज पुश टू बैकवर्ड एंड फोर्स रिएक्शन एक्सर्टेड द वाटर मूव। तो आप दुनिया भर की चीज़ें देखते हो, दुनिया भर के मोशन देखते हो, है ना। दुनिया भर के मोशन आप लोग अपने लाइफ में देखते रहते हो, रोज़मर्रा के दिनों में देखते रहते हो। तो भाई एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, न्यूटन। न्यूटन ने भाई क्या कहा था, न्यूटन ने देखो क्या कहा था। जब न्यूटन आए तो उन्होंने अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग जो है एक लॉ दिया जिसका नाम था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया। इसको इनर्शिया भी बोला जाता है। सो पहला चीज़ उन्होंने बताया कि इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, मेनली ये 2 पॉइंट है आपके, इतना दुनिया भर का नहीं है, ठीक है। सो क्या बताया उन्होंने कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी अनटिल अ फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि हम उस पर कोई फोर्स अप्लाइड ना कर दें, ठीक है। दूसरी बात बताई उन्होंने कि इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, जा रही है, मूव कर रही है, सो ये तब तक मूव करती रहेगी सेम स्पीड से, सेम डायरेक्शन में, अनलेस अ फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन इट। यहाँ पर भी वही चीज़ बताई कि जब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स ना लगाएं, बल ना लगाएं, तब तक वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, अपने डायरेक्शन को, अपनी स्पीड को चेंज नहीं करता। लाइक ये जो है, ये इरेज़र रखा हुआ है यहाँ पर, अब जब तक हम इसको फोर्स ना लगाएंगे तब तक ये क्या होगा, अपनी ही जगह पर स्थिर रहेगा, ठीक है। जैसे हमने फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पर फोर्स लगाया, तो भाई ये क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, अपनी जगह से ये हट गया, ठीक है। तो यही चीज़ बताई थी न्यूटन ने। अगर मान लो ये मोशन कर रहा है, मान लो कोई गाड़ी है, मोशन कर रही, तो तब तक वो मोशन करती रहेगी जब तक उसमें ब्रेक नहीं लगाएंगे, ठीक है। सो यही चीज़ बताई उन्होंने कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में कब तक रहेगी बेटा, तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक हम उस पर कोई फोर्स ना अप्लाई करें। या फिर अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक कि हम उस पर अनलेस अ फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि उस पर फोर्स ना लगा दें,
ये चीज़ बताई थी किसने? न्यूटन ने। सो न्यूटन पुट द एबव ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लॉ विच इज़ कॉल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड मोशन। तो यही इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। स्टेटमेंट क्या था? अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, मोशन इफ बॉडी इज स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल रिमेन द स्टेट रेस्ट, if it is state of motion it will remain moving the same direction with the same speed unless the external force on it applied। ठीक है, वहाँ पर भी वही चीज़ बताई गई है जो यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, आप लोग दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन को लर्न कर सकते हो। अब भाई जो है ये जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसको मतलब समझने के लिए आप लोग को 2 चीज़ों को समझना चाहिए, समझना होगा। पहला क्या है? डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। दूसरा क्या है? डेफिनेशन ऑफ फोर्स। इनर्शिया क्या होता है भाई? सबसे पहले बात करते हैं इनर्शिया क्या होता है। सो देखो, अगर कोई भी चीज़, मैं आपको इस एग्जांपल से सिंपल भाषा में बताती हूँ पहले। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखो डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया में क्या दिया है कि इन द फर्स्ट पार्ट जो है न्यूटन लॉ का, उसमें ये दिया गया है कि डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया अकॉर्डिंग टू विच एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट बाई इटसेल्फ। भाई सही कहा है इन्होंने कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्टेट खुद से नहीं ना बदल रहा है, खुद से नहीं ना चेंज कर रहा है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इन स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल रिमेन स्टेट। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा। इट विल कंटिन्यू टू मूव द सेम स्पीड डायरेक्शन अप्लाइड ऑन इट। इसका मतलब है कि जो भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वो रेस्ट में है तो वो, ठीक है, अगर हम फोर्स इसके ऊपर लगा रहे हैं, अगर ये रेस्ट में से फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो है उस फोर्स का, जो फोर्स हम इस पर लगा रहे हैं उसको अपोज करता है। ठीक है, ये अपनी अवस्था को यानी अपनी स्टेट को, अपनी पोजीशन को बनाए रखने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है, वैसे ही अगर कोई चीज़ मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, एक कार चल रही है, तो अगर उसको फोर्स लगाकर, ब्रेक लगाकर हम रोकने की कोशिश करेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो अपनी इस अवस्था का, मतलब अपनी जो मोशन है उसको बनाए रखना चाहती है। ठीक है, हम ज़बरदस्ती उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या करेगी, उसके खिलाफ विरोध करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपोज फोर्स। इसे ही बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, सो देखो यहाँ पर क्या दिया है कि द प्रॉपर्टी, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो उसको उसकी स्टेट में बनाए रखने के लिए होती है उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। यहाँ से पढ़ना है आप लोग को, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी विच इट टेंड टू रिटेन इट स्टेट ऑफ एस रेस्ट और मोशन, जो अपनी अवस्था, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, अपनी अवस्था को बनाए रखने की पूरी कोशिश करती है, दैट इज़ कॉल्ड इनर्शिया। और इट इज़ अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के लिए ये काम करता है। और जो इनर्शिया होता है भाई, इनर्शिया जो होता है ना, वो मास का ही एक बोल सकते हैं टाइप है। ठीक है, एक तरीके से मास डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया लगेगा, जितना कम मास होगा उतना कम इनर्शिया लगेगा। ये बात आप लोग याद रखना। ठीक है, सो अब यहाँ पर देखो, अगर मैं बोलूँ कि चूहे और हाथी में, फिर से मैं बार बार बोलोगे चूहे और हाथी मैंने क्यों लाई, क्योंकि देखो बेटा, अगर एक चूहे को और एक हाथी को, ठीक है, चूहे और हाथी को अगर हम क्या बोलेंगे कि दोनों का अगर हम पूछा जाए कि इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है हाथी का मास ज़्यादा है तो हाथी का इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, है ना। तो अगर चूहे का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा। ये बात आप लोग माइंड में बैठा लेना। अब देखो फोर्स क्या है, सेकेंड पार्ट जो है टू फोर्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स अकॉर्डिंग टू विच फोर्स इज एक्सटर्नल कॉज। ये एक्सटर्नल कॉज होता है जिसके वजह से कोई स्टेशनरी मूविंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है। ठीक है, या फिर कोई रेस्ट में अगर ऑब्जेक्ट है तो वो अपनी पोजीशन को चेंज करके मूविंग करने लगेगा, और अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वो अपनी पोजीशन को चेंज करके रेस्ट में आ जाएगा। एग्जाम्पल है कि अगर बुक कोई टेबल पे पड़ी हुई है, डिस्प्लेस फ्रॉम इन द व्हेन इट्स पुश, हम इसको जब पुश करेंगे तभी अपनी जगह से हटेगी। ए मूविंग बाइसिकल स्टॉप द रिटार्डिंग फोर्स बिकॉज द ब्रेक व्हील्स, अगर हमें एक साइकिल को रोकना है या मोटर कार को रोकना है तो हम लोग क्या करेंगे, उससे ब्रेक अप्लाई करेंगे तभी वो रुकेगा। सो ये जो है हमारा एक्सटर्नल कॉज होता है। इस यहाँ से आप लोग फोर्स की डिफिनेशन बहुत बार देख चुके हो, ये छोटी है, इसको लर्न कर लेना। फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज विच टेंड टू चेंज स्टेट, रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो फोर्स जो होता है वो क्वांटिटी में भी काम करता है, कुछ क्वांटिटी में। फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता है, सभी को पता है कि फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, है ना। एंड सम ऑफ इक्वल अपोजिट फोर्स इज जीरो। अ बॉडी एक्टेड अपॉन सेवरल फोर्सेस, एक बॉडी जब जो है मूव कर रही होती है या स्टेन में होती है तो उस पर बहुत सारे फोर्स एक साथ काम करते हैं, जो रिजल्टेंट जिसका होता है ज़ीरो, जो सबके इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं? ज़ीरो के। ठीक है, मास एंड इनर्शिया में बहुत ज़्यादा जो है आप लोग देखोगे कि कितना ज़्यादा मतलब उसमें कंपैरेटिवली जो है वो रिलेशनशिप शो करता है।
मास एंड इनर्शिया में देखो, इनर्शिया इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ईच बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इज टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, इनर्शिया जो है एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो अपनी अवस्था को बनाए रखने के लिए किसी और, जब उसकी बॉडी पे कोई चेंज हो रहा होता है तो उसके अपोज रहती है वो। ठीक है, जो ये प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया की बिकॉज द मास ऑफ बॉडी, जो प्रॉपर्टी है इनर्शिया की मास ऑफ बॉडी की वजह से ही होती है। ग्रेटर मास ग्रेटर इनर्शिया ऑफ बॉडी, दस लाइटर बॉडी लेस इनर्शिया ऑफ बॉडी, हैवियर बॉडी। इन अदर वर्ड्स मोर मास ऑफ बॉडी, अगर ज़्यादा मास होगा किसी बॉडी का तो मोर डिफिकल्ट टू मूव अ बॉडी, तो उस बॉडी को मूव करने में हमें ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर किसी का जो है मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा, यानी कि हमें उसको हिलाने डुलाने के लिए बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि इरेज़र की और स्टेबल की जिस पर, ठीक है, तो अगर इस इरेज़र को मुझे मूव करना है तो मैंने सिंपल से इसको उठाया, छोटी सी है, इसका मास भी कम है, इसका इनर्शिया भी कम है, यह आराम से मूव हो गया। लेकिन अगर मैं टेबल को हटाना चाहूँगी तो टेबल को हटाने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो टेबल है उसका मास भी ज़्यादा है तो इनर्शिया भी जाहिर सी बात है उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहीं पर एग्जाम्पल उसके दिए हुए हैं। ओके, अब मैं बात करूँ आप लोग से कि एक ट्रक है, एक साइकिल है, आपको धक्का देना है तो आप साइकिल को आराम से धक्का दे दोगे। अगर मैं बात करूँ एक ट्रक को आपको धक्का देना है, ठीक है, तो आप ट्रक को धक्का नहीं दे पाओगे अकेले, गिर पड़ जाओगे, है ना। बहुत सारे स्कूल के बच्चे, बहुत सारे क्लास के बच्चे, अगर क्लास 9 के सारे बच्चे आ जाएंगे तो उस ट्रक को आप लोग धक्का लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, उसका इनर्शिया ज़्यादा है, तो फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ठीक है, तो चलो हम लोग आज इतना सारा पढ़े हैं, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया भी पढ़ लिया है, तो अपने टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि इनर्शिया जो है वो किस किस टाइप में काम करता है, लाइक इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इसके टाइप को पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।